मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए लेके आए हैं BCTQ सीरीज़ जो कि पावर सिस्टम की है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है BCTQ, बिल्ड कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि कैसे अपन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में इसकी थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे BCTQ सीरीज़ वो आपकी होगी पावर सिस्टम। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड थ्योरी को भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या फिनोमिना इसके अंदर होते हैं और इसको कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है, पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है सिंक्रोनस मशीन, स्टैटकॉम, स्टैटिक वीआर, ऑल ऑफ अबव। अब देख रहे हैं कि स्टैटकॉम होता क्या है, स्टैटिक वीआर क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन से अपन पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर ही आपका क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है और दूसरा आपका पार्ट होता है सिंक्रोनस मोटर। तो अपन क्या करते हैं, सिंक्रोनस मशीन का जो दूसरा पार्ट है जो कि कौन सा है, सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर से अपन क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इससे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करेंगे, जब सिंक्रोनस मोटर को अपन ओवर एक्साइटेड कंडीशन में, पहले पॉइंट क्या है, ओवर एक्साइटेड। सेकंड जो पॉइंट है वो होना चाहिए नो लोड कंडीशन, इस पर कोई भी लोड अप्लाई ना करें। तो ऐसे ये कंडेंसर की तरह काम करता है, एज ए कैपेसिटर की तरह सिंक्रोनस मोटर काम करती है और ये आपको रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करती है। मतलब ये रिएक्टिव पावर को क्या करती है, जनरेट करती है जब आपकी मोटर ओवर एक्साइटेड हो और नो लोड कंडीशन में हो। तो इसका मतलब ये है कि सिंक्रोनस मशीन से मैं क्या कर सकता हूँ, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेकेंड जो ऑप्शन इसमें दे रखा है स्टैटकॉम, तो इसका नाम से पता चल रहा है स्टैटकॉम क्या होता है, एक स्टैटिक कंपनसेटर होता है। अब स्टैटिक कंपनसेटर होता क्या है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो आपकी VAR रिक्वायरमेंट जो होती है, रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो कंपनसेटर प्रोवाइड करता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, कंपनसेटर में होता क्या है कि अपने पास स्टैटिक पावर कंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस डेट इज़ IGBT, GTO, उनकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन, जैसे अपनी लाइन क्या होती है, ये तो अपना मान लेता हूँ सेंडिंग एंड है और ये आपका मान लेता हूँ रिसीविंग एंड। तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में यदि वोल्टेज का डिफरेंस आता है, यहाँ का वोल्टेज V1 मान लेता हूँ और यहाँ का वोल्टेज V2 मान लेता हूँ, तो रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव पावर वोल्टेज के डिफरेंस के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा सिस्टम में रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है। अब इस रिएक्टिव पावर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं उस लाइन के बीच में क्या लगा देता हूँ, स्टैटिक कंपनसेटर डिवाइस। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम अप्लाई कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर ली, IGBT यूज़ कर ली है। ये मेरे क्या हो जाएंगे, IGBT, GTO, थायरिस्टर जो भी है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। तो ये कैपेसिटर, इसको क्या करूँगा, सिग्नल प्रोवाइड करूँगा इन डिवाइसेस को, जैसे कोई थायरिस्टर होगा, IGBT, GTO जो भी होगा, उस पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस को बाहर से पल्स सिग्नल अप्लाई करूँगा या गेट सिग्नल अप्लाई करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये कंडक्ट होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कैपेसिटर पिक्चर में आएगा। और जब कैपेसिटर पिक्चर में आएगा तो ये क्या करेगा, सिस्टम को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करेगा। जो भी सिस्टम के लोड की रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो एक स्टैटिक कंपनसेटर प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वोल्टेज प्रोफाइल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, यहाँ की वोल्टेज को मैं कांस्टेंट रखेगा। तो स्टैटिक कंपनसेटर की हेल्प से भी मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें एक स्टैटिक डिवाइस होते हैं और साथ में इसके कैपेसिटर ऐड होते हैं। इनको मैं सिग्नल को ऑन ऑफ करके इस कैपेसिटर को इसके लाइन के पैरेलल में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा,
सिस्टम को रिएक्टिव पावर ये कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। जब रिएक्टिव पावर कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा तो सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या कर देगा, ये इम्प्रूव कर देगा। तो बोल सकते हैं अपन कि विद द हेल्प ऑफ स्टैटकॉम वी आल्सो इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। थर्ड जो आपका पॉइंट दे रखा है स्टैटिक VAR, तो ये इसमें क्या है, स्टैटिक VAR भी क्या होता है, स्टैटिक वोल्ट एम्पियर रिएक्टिंग जो रिएक्टिव पावर है उसकी रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसमें भी सेम ये सिस्टम होता है। इसमें अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर थायरिस्टर सिस्टम लगा देते हैं। एक तो यहाँ पर मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, कैपेसिटर, और एक क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक रिएक्टर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। स्टैटिक VAR के अंदर क्या होगा, जब भी लाइन की जो भी रिक्वायरमेंट है, यदि मान लो अपना क्या हो रहा है, ये तो क्या करेगी, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी इंडक्टर, और ये काम क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को जनरेट करने का काम करेगा। तो इसमें थायरिस्टर कंट्रोल दोनों सिस्टम होते हैं, जिसमें कैपेसिटर भी सिस्टम में कनेक्ट होता है और इंडक्टर भी सिस्टम में कनेक्ट होता है, जो कि रिएक्टिव पावर को क्या करता है, लाइन की कंट्रोल करता है। रिएक्टिव पावर मतलब VAR को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो VAR को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि यदि इसमें कैपेसिटर आ रहा है तो कैपेसिटर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। यानी कि स्टैटिक VAR की हेल्प से भी मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखकर लग रहा है कि तीनों ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या लिख रखा है, ऑल ऑफ अबो। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। तो डी की इसमें क्या होगा कि मैं सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर जो कि नो लोड और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करती है और सिस्टम को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करती है। सेकंड स्टैटकॉम एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि सिस्टम से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो कि IGBT, GTO, थायरिस्टर कुछ भी हो सकता है। तो कैपेसिटर सिस्टम में ऐड होता है, तो कैपेसिटर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिस्टम में ऐड कर सकता हूँ, जिससे मैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर आता है स्टैटिक VAR। तो स्टैटिक VAR के अंदर भी क्या होता है, थायरिस्टर कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसको ऑन ऑफ करके मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम में कैपेसिटर और इंडक्टर को ऐड कर सकता हूँ, जो कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। यदि मेरे को पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो इस सर्किट को ऑन करूंगा, तो इससे क्या होगा, ये कैपेसिटर इस सिस्टम में ऐड हो जाएगा। जो कैपेसिटर सिस्टम से ऐड होगा तो ये सिस्टम के पावर फैक्टर को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। यदि मेरे को रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करवाना है तो मैं किसको ऐड कर दूंगा, इस वाले पार्ट को ऐड कर दूंगा, जो कि थायरिस्टर कंट्रोल इंडक्टर है, जिसको सिस्टम ऐड करके। तो इसके क्या होगा, यदि आपकी रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, कम है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो दोनों चीज़ को इससे अपन क्या कर सकते हैं, स्टैटिक VAR से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर, वो क्या बोल रहा है, इन ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज बाय। अब आपको देखना है कि रेजिस्टेंस जो है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कैसे इंक्रीज होता है सिस्टम के अंदर। तो इसमें ऑप्शन में क्या, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। तो तीन इफेक्ट आपके पिक्चर में इसके अंदर आ रहे हैं। तो मैं तीनों इफेक्ट की अलग अलग अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में अपन डिस्कशन करते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में। अब ये स्किन इफेक्ट होता क्या है, स्किन इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है, accumulation ऑफ करंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, देखते हैं। मान लो कोई कंडक्टर आपके पास, और उस कंडक्टर के अंदर आपके AC करंट फ्लो कर रही है। अब ये जब AC करंट इस कंडक्टर से फ्लो करेगी तो होगा क्या, अब करंट AC है, ये अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और इसका जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, AC होगा। जब ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, जो इंटरनली फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या होगा, इस कंडक्टर के इंटरनल के अंदर वो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, और वो फ्लक्स कैसा है, AC टाइप का है। जो फ्लक्स AC है और इंटरनली फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है, तो वो फ्लक्स इंटरनली क्या डेवलप कर देगा, एक EMF, अपोजिंग EMF, एक रिएक्टेंस वोल्टेज यहाँ पर जनरेट कर देगा, क्योंकि वो फ्लक्स
जिसकी वजह से जनरेट हुआ है, इससे की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा और ये ईएमएफ क्या करेगा, इसमें करंट इंड्यूस कर देगा, यानी कि एक अपोजिट रिएक्टेंस वोल्टेज इसमें जनरेट कर देगा इंटरनली, जो कि इस करंट को इंटरनली फ्लो होने से क्या करेगी, रोकेगी। तो क्योंकि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इस करंट के फ्लो के से जो फ्लक्स जनरेट हुआ था उसकी वजह से ये ईएमएफ जनरेट हुआ है, और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगी इंटरनली उस रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से, तो होगा क्या, सिस्टम में क्या करेगा, इंटरनली ये क्या करेगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अब इंटरनली इसने क्या कर दी, एक रुकावट पैदा कर दी इस वोल्टेज ने, तो सारी की सारी करंट कहाँ जाने की कोशिश करती है, सरफेस पे जाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनली ये क्या पार्ट है, ये वोल्टेज ये अपोजिट करेगा इंटरनली, तो सारी करंट इसके सरफेस से फ्लो होने लग जाएगी। जब सरफेस से फ्लो होने लग जाएगी तो इस कंडक्टर को पूरा सरफेस एरिया नहीं मिलेगा, तो यानी कि इस कंडक्टर का जो इफेक्टिव सरफेस एरिया जो इस करंट को मिल रहा है वो पार्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इस कंडक्टर को अब जो इफेक्टिव सरफेस एरिया मिल रहा है वो बाहर वाला पार्ट मिल रहा है, और अंदर वाला पार्ट क्या है, उसको इफेक्टिव या करंट कहाँ फ्लो कर रही है, सिर्फ सरफेस पे फ्लो कर रही है और इंटरनली फ्लो नहीं कर रही है। तो जब इफेक्टिव सरफेस एरिया आपका यदि कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो एल अपॉन ए। यदि ये कम हो जाएगा तो सिस्टम का रेजिस्टेंस पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब सिस्टम में एसी करंट फ्लो करती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्किन इफेक्ट की वजह से आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मतलब इसमें एक ऑप्शन जो दे रखा है स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट आपका सही होगा। तो स्किन इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेकंड जो इफेक्ट इसके अंदर दे रखा है वो आपको दे रखा है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के अंदर आपके क्या होते हैं, मान लो दो कंडक्टर में जो आप पास पास में रखे हुए हैं और दोनों में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। अब जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो होगा क्या, ये अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, इसके चारों तरफ भी फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। जब इसके चारों तरफ फ्लक्स जनरेट होगा तो ये इस कंडक्टर को भी क्या करेगा, ये फ्लक्स लिंक करेगा। जब ये फ्लक्स इस कंडक्टर को लिंक करेगा तो इसके वजह से ये फ्लक्स कैसा है, एसी फ्लक्स है। तो ये जो फ्लक्स है यहाँ पर क्या करेगा, अपना एक ईएमएफ डेवलप कर देगा, क्योंकि वेरिएबल फ्लक्स है, जहाँ वेरिएबल फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। अब ये इसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगी उस कंडक्टर के अंदर वो क्या करेगी, उस फ्लक्स को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये क्या करेगी, एक यहाँ पर एक बैटरी जनरेट कर देगा अपोजिंग। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, इस सरफेस से जो करंट जा रहा था वो करंट अब इस सरफेस से होके ना जाएगा, अब सारा का सारा करंट कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इधर वाले सरफेस से जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके नज़दीक है और ये वाला पार्ट इससे क्या है, दूर है। तो यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, तो जहाँ फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो वहाँ अपोजिंग पावर ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो करंट की जो प्रोफाइल होगी, यहाँ करंट कम फ्लो करेगा और धीरे धीरे आपके जो सरफेस पर करंट, दूर वाले पार्ट पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब देखो, अब करंट को ये वाला हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, पहले तो क्या था, करंट को ये पूरा हिस्सा मिल रहा था बाहर वाला, तो अब क्या होगा, इस करंट को अब ये हिस्सा भी नेगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा, दूर वाला हिस्सा मिलेगा। अब ये हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, तो करंट फ्लो जो कर रही है वो अब बाहर की तरफ कर रही है। अब इसको जो कंडक्टर के पास वाले सरफेस की वजह और सरफेस पे भी करंट कम फ्लो कर रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी में एक कंडक्टर रखा हुआ है, वो अपना एक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दूसरे कंडक्टर पे डालता है, जिसकी वजह से यहाँ की करंट प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने की वजह से उस करंट को इफेक्टिव एरिया कम नज़र आता है। जब इफेक्टिव एरिया कम नज़र आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ए की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
अब ये दोनों पैरामीटर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कंडक्टर की साइज़ पर डिपेंड करता है, ये कंडक्टर की साइज़ जितनी ज़्यादा होगी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट स्किन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कम होगी उतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इसकी रजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है कि इसकी रजिस्टिविटी कैसी है। तो ये सारे पैरामीटर है जिस पर स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। फिर एक आता है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर में ऑप्शन में क्या जाएगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट सही है आपका, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट सही है, प्रॉक्सिमिटी। तो लास्ट जो आपका रह गया कोरोना इफेक्ट, क्या कोरोना इफेक्ट से रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है, वो भी देख लेते हैं। तो कोरोना होता क्या है, तो थर्ड जो इसके अंदर दे रखा है कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट में होता क्या है कि मान लो कोई लाइन है आपके पास, अब इसके चारों तरफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। अब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का क्या होता है, जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ती है, इसकी वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के आसपास होती है, तो क्या करती है, ये पास वाले मीडियम जो होता है इसको क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो मीडियम है आसपास का ये क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ये हाई वोल्टेज लाइन के अंदर होता है जब आपकी वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्रिटिकल यानी Vc से क्या होती है, वोल्टेज बराबर है इससे ज़्यादा हो, तब आपका क्या होता है, सिस्टम में कोरोना अक्कर होता है। तो ये सराउंडिंग एयर को क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी। अब आयोनाइज कर देगी तो क्या होगा, अब करंट जो फ्लो करेगी उस आयोनाइज मीडियम से भी फ्लो कर सकती है। अब उस करंट को जो एरिया मिल रहा है वो आयोनाइज पाथ वाला एरिया भी मिल रहा है। तो कुछ एरिया में क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, किसकी वजह से, कोरोना इफेक्ट की वजह से। कोरोना इफेक्ट क्या करता है, कुछ एरिया में क्या कर देता है, इंक्रीमेंट कर देता है बाहर वाला एरिया जो कि आयनाइज हुआ है, किसकी वजह से, यहाँ के क्रिटिकल ये इसको एटमॉस्फेयर को आयनाइज करने की वजह से। तो जब एरिया में इंक्रीमेंट होता है तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है ड्यू टू कोरोना इफेक्ट। ये इसमें क्या होती है, करंट, अब इस कंडक्टर में तो करंट फ्लो कर रही है, सरफेस पे फ्लो कर रही है, लेकिन उस सरफेस के साथ साथ उस आयनाइज मीडियम से भी करंट फ्लो कर रही है। तो कोरोना होता है क्या है, वोलेंट ग्लो होता है, ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है और आपका जो सिस्टम है वो आयनाइज होता है, उसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस सिस्टम का इफेक्टिव कम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन लॉसेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पावर का क्या होता है, लॉस होता है। एयर के अंदर क्या होता है, पावर का लॉस होता है। आप ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोचते होंगे पावर लॉस कम हो जाएंगे, लेकिन पावर लॉस इसके अंदर हो जाते हैं, किसके अंदर, एयर मीडियम के अंदर। तो इसके अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस क्या हो जाते हैं, कोरोना की वजह से बढ़ जाते हैं, ना कि कम होते हैं। लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो कोरोना इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके अंदर आप अपने ऑप्शन देखे थे, ऑप्शन क्या क्या थे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो दो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो गया कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट की वजह से आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और कोरोना इफेक्ट की वजह से आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना लॉसेज आर मिनिमाइज्ड व्हेन। अब कोरोना लॉसेज मिनिमाइज कब होते हैं ये अपन को देखना है। तो जो कोरोना लॉसेज जो होते हैं पीसी, ये प्रोपोर्शनल होते हैं आपके v माइनस वी सी का होल स्क्वायर, f प्लस 25 241.5 × 10⁻²। तो ये आपका क्या होता है, कोरोना लॉस एक इस फैक्टर के भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, जहाँ वीसी आपकी क्या होती है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। यदि Vc की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कोरोना लॉसेस होने के चांसेस उतने भी कम होंगे। तो मेरे को क्या करना है, Vc को बढ़ाना है। यदि मेरी Vc ज़्यादा होगी तो कोरस्पॉन्डिंग मेरे कोरोना लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे,
क्योंकि ये क्या सिस्टम की वोल्टेज है, यदि वोल्टेज वी सी से जितनी ज़्यादा होगी तो कोरोना लॉसेज उतनी ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये फैक्टर कब इफेक्टिव होता है, जब V हमेशा क्या हो, VC से ज़्यादा हो, तभी सिस्टम में क्या होंगे, कोरोना लॉसेज होंगे। जब V VC से कम होगा तब सिस्टम में कोरोना लॉसेज नहीं होंगे। तो VC किस पे डिपेंड करता है, तो VC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg/r डेल्टा ln d/r। ये आपकी क्या होती है, GMD, और ये होती है GMR। M क्या होता है, सरफेस फैक्टर होता है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, G ग्रेडियंट हो गया, A आपकी रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ कंडक्टर, ये आपका डेल्टा हो गया एयर डेंसिटी फैक्टर। ये आपकी GMD हो जाएगी, GMD अपॉन GMR, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। एयर डेंसिटी फैक्टर जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा, जो कि प्रोपोर्शनल होता है 3.92 B अपॉन 273 प्लस T। तो ये डिपेंड करता है प्रेशर पर और टेम्परेचर पर। तो अपन को क्या करना है, इस VC को बढ़ाना है। VC को बढ़ाने के लिए अपन को सरफेस फैक्टर को बढ़ाना होगा। तो जितना सरफेस स्मूथ होगा सरफेस फैक्टर उतना ही 1 के क्लोज होगा, जितना ही सरफेस रफ होगा उतना ही आपका जो M की वैल्यू है वो 1 से कम होगी। तो मेरे को सरफेस को क्या करना है, स्मूथ करना है। तो जितने ही ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा तो कोरोना लॉसेस उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कोरोना लॉसेस को यदि मेरे को कम करना है तो सरफेस को मेरे को स्मूथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो VC है वो डिपेंड करता है सरफेस फैक्टर पर। तो ये बोल रहा है कि यदि मैं स्मूथनेस ऑफ कंडक्टर को यदि कम कर दूं तो मैं कोरोना लॉस को मिनिमाइज कर सकता हूं। इसका मतलब ये गलत है। कोरोना लॉस इज मिनिमाइज व्हेन स्मूथनेस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्मूथनेस को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। स्मूथनेस का मतलब सरफेस फैक्टर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कंडक्टर स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा, उतनी M की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कॉरस्पॉन्डिंग VC की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपके कोरोना लॉसेस भी आपके कम होंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ से पता चल गया कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंडक्टर साइज इज रिड्यूस्ड। जब कंडक्टर की साइज को कम कर दूंगा तो कम करने से R की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो R की वैल्यू कम होने से VC की वैल्यू कम हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि इससे VC की वैल्यू कम हो जाएगी, क्रिटिकल डिस्ट्रिब्यूटिव वोल्टेज कम हो रही है, इसका मतलब कोरोना लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि VC आपके जो है, VC आपके प्रोपोर्शनल है एक तो R के, और एक VC प्रोपोर्शनल है ln d/r के। तो इसमें R वाला पार्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ln d/r, जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो R की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो R इज ग्रेटर देन ln 1/r से क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि VC किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, प्रोपोर्शनल टू R के। यानी कि R की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, R की वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यदि कंडक्टर साइज को रिड्यूस कर दी तो R की वैल्यू कम कर दिया, जिससे VC की वैल्यू कम हो गई। VC की वैल्यू कम होना इसका मतलब ये वाला डिफरेंस बढ़ जाना, तो कोरोना लॉस वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर के साइज को रिड्यूस करके भी मैं कोरोना लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकता। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए, फर्स्ट एंड डी, ए एंड डी वाला, ये दोनों पॉइंट नहीं हो सकते। यदि मैं कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करूंगा तो कोरोना लॉसेस को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। फिर सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, प्रोवाइडिंग शार्प पॉइंट इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो शार्प पॉइंट को प्रोवाइड, तो शार्प पॉइंट जब भी आएगा तो वो सरफेस फैक्टर पर इफेक्ट डालेगा, वो सरफेस फैक्टर को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि शार्प होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सरफेस क्या अचानक से चेंज होगी, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर एक पॉइंट पर क्या होगा, पॉइंट पर आपके I2R लॉसेस क्या होंगे, वहाँ पर उस पॉइंट पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके कोरोना लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो शार्प पॉइंट से भी मैं कोरोना लॉस को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। तो सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यदि करंट डेंसिटी को मैं यदि रिड्यूस कर दूं तो कोरोना लॉसेस को भी मैं क्या कर सकता हूं, मिनिमाइज कर सकता हूं। तो इससे कैसे कर सकते हैं,
तो जो आपका आई वाला फैक्टर होता है करंट डेंसिटी, एक तो आपका आई करंट होती है, दूसरा आपका एरिया होता है कंडक्टर का। करंट डेंसिटी क्या होती है आपकी, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये आपकी किसके प्रोपोर्शन होती है, आर स्क्वायर के। तो करंट डेंसिटी आपकी किसके प्रोपोर्शन होती है, आर स्क्वायर के। यदि मैं करंट डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा हूँ, इसका मतलब आर को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। करंट डेंसिटी को रिड्यूस करना, इसका मतलब आर वाले फैक्टर को बढ़ाना। आर को बढ़ाना तो वीसी को मैंने क्या कर दिया, वीसी इज प्रोपोर्शनल टू आर। यदि मैं आर को बढ़ा रहा हूँ तो किसको बढ़ा रहा हूँ, वीसी को बढ़ा रहा हूँ। जब क्रिटिकल डिसेप्टिव वोल्टेज बढ़ेगी तो कॉरस्पॉन्डिंग मेरे कोरोना लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका होगा वो क्या होगा, करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। तो ये कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कैसे कोरोना लॉसेस को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो बंडल कंडक्टर से लेकर चलते हैं अपन। तो जो बंडल कंडक्टर आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो बंडल कंडक्टर होता क्या है कि एक फेज के लिए अपन दो से ज़्यादा कंडक्टर या दो से ज़्यादा कंडक्टर यूज़ करते हैं एक ही फेज के लिए, तो वो क्या कहलाता है, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर। तो ये बंडलिंग ऑफ कंडक्टर करते क्यों है, इससे क्या होता है, जो बंडल कंडक्टर की वजह से जो मेन एडवांटेज है होता क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं अपन। बंडलिंग करने से जो आपका जीएमआर है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस है, जिसे अपन बोलते हैं सेल्फ जीएमडी, इसे अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ जीएमडी। सिर्फ यही पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है, बंडल कंडक्टर से सेल्फ जीएमडी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, इंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडक्टर प्रोपोर्शनल टू एल एन जीएमडी अपॉन जीएमआर होता है। तो जीएमआर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, पूरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये एल की वैल्यू क्या होगी, तो इंडक्टेंस की वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। कैपेसिटेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एल एन जी एम डी अपॉन जी एम आर। अब ये जी एम आर बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि नीचे की तरफ है तो नीचे वाला फैक्टर कम होगा तो ऊपर वाला फैक्टर क्या होगा, ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें एल की वैल्यू कम होती है और सी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ एल बाई सी। ये फैक्टर कम हो रहा है, ये फैक्टर बढ़ रहा है, तो जो सर्ज इम्पीडेंस है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू भी इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे रिएक्टेंस, रिड्यूस रिएक्टेंस, यानी रिएक्टेंस कम हो जाता है, वोल्टेज लॉसेस कम हो जाते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है सिस्टम का। तो ये सारे क्या हैं इससे क्या होता है, कोरोना लॉसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। टू रिड्यूस कोरोना लॉसेस, कोरोना लॉसेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, कि जो आपका एक फैक्टर है वीसी, वीसी फैक्टर क्या होता है, एम जी आर डेल्टा एल एन जी एम डी अपॉन जी आर जी एम आर। तो जब ये फैक्टर बढ़ेगा, जी एम आर इसका बढ़ेगा, तो जी एम आर का बढ़ना इस पूरे फैक्टर को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये वाली रेडियस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पर, इफेक्टिव रेडियस। तो मैंने बोला था कि इसमें दो फैक्टर, एक आर के फैक्टर दो हैं, इफेक्टिव रेडियस का इसके अंदर बढ़ जाना, तो आर इसके प्रोपोर्शनल भी है और एल एन जी एम डी अपॉन जी एम आर भी है। तो यहाँ से लग रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ना तो ये पूरी वैल्यू को कम कर देगा, लेकिन ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर भी है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो इफेक्टिव जो वी सी है वो बंडल कंडक्टर की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो बंडलिंग ऑफ कंडक्टर क्या कर देता है, क्रिटिकल डिसेप्टिव वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्रिटिकल डिसेप्टिव वोल्टेज को बढ़ाना मतलब कोरोना लॉसेस को रिड्यूस करना। तो बंडलिंग करने का जो मेनली जो यूज़ होता है कंडक्टर का, बंडलिंग का, वो क्या होता है, टू रिड्यूस कोरोना। तो कैसे कोरोना को रिड्यूस किया, अपन ने देखा कि इसने जीएमआर को बढ़ा दिया था। जीएमआर को बढ़ाने की वजह से क्या होता है, उसका जो इफेक्टिव जो क्रिटिकल डिसेप्टिव वोल्टेज होती है कंडक्टर की बढ़ जाती है, जिससे कोरोना लॉसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो मेनली जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन इसमें यह भी होता है कि ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस भी इससे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं जब अपन बंडलिंग ऑफ कंडक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेनली जो इसके लिए यूज़ किसके लिए किया जाता है, वो रिड्यूस कोरोना के लिए ही किया जाता है। इसमें लिखा है रिड्यूस सैग।
सैग सैग जो डिपेंड करता है, जो सैग होता है वो डिपेंड करता है WL²/8T। वो डिपेंड करता है उसके वेट पर, उसके लेंथ स्पान पर, उसके टेंशन पर। बंडलिंग कर दी है लेकिन वेट इक्वल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पान उतनी है, टेंशन उतनी है, तो सैग उतना ही रहना है, तो सैग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ लाइन, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज नहीं करता है बंडलिंग ऑफ कंडक्टर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ लाइन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके अंदर 4 बंड कर रहे हैं तो क्लैंप से उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को दोनों कंडक्टर को क्लैंप करना पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में क्या होगा, कमी आएगी। ट्रांसमिशन लाइन लॉस को रिड्यूस कर देता है, लेकिन मेनली जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये आपके फैक्टर हो गए किससे रिलेटेड, बंडल कंडक्टर से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। अब जो क्वेश्चन एक आ सकता है वो आता है पर यूनिट सिस्टम से वैल्यू पर क्वेश्चन आपका एक आ सकता है। तो पर यूनिट वैल्यू होती क्या है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं। जो आपकी पर यूनिट वैल्यू होती है वो आपकी होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से यदि बेस वैल्यू को यदि अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपन को क्या मिलती है, पर यूनिट वैल्यू मिलती है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अपन 2 वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं, उन 2 वैल्यू से अपन दूसरी फर्दर, कोई भी सिस्टम होता है इसमें 4 वैल्यू डिफाइंड होती है। एक होती है एस, एक होती है वोल्टेज, एक होती है करंट, एक होती है आपकी इम्पीडेंस। एस क्या होती है, उसकी एमवीए रेटिंग या केवीए रेटिंग या फिर वोल्ट एम्पियर रेटिंग। वी क्या होगी आपकी वोल्टेज, आई आपकी करंट, जेड आपका इम्पीडेंस। तो इससे पर यूनिट वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो मान लो आपके पास 2 वैल्यू आपकी डिफाइन है एस वी, और इसको आपको बेस करंट निकालनी है और बेस इम्पीडेंस निकालना है। 2 बेस वैल्यू आपको डिफाइन है, वो डिफाइन किस में है, वोल्ट एम्पियर के अंदर है, और ये डिफाइंड है वोल्ट के अंदर। आपकी बेस वैल्यू डिफाइंड है वोल्ट एम्पियर, और बेस वोल्टेज ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज। ये आपकी एपरेंट पावर हो गई, ये आपकी करंट हो गई, और ये आपका क्या हो गया, इम्पीडेंस। यदि वोल्ट एम्पियर में हो, ये वोल्ट में हो, तो बेस करंट आपकी क्या हो जाएगी, एस बी अपॉन वी बी। अब आपको क्या निकालना है, जेड बी, बेस इम्पीडेंस। तो बेस इम्पीडेंस आपको निकालना है जब आपको एस बी और वी बी पता हो। तो वी बी अपॉन आई बी क्या हो जाएगा आपका, वी बी अपॉन आई बी, तो आपका क्या होता है, इम्पीडेंस होता है वी अपॉन आई, और आपकी आई बी की वैल्यू कितनी है, एस बी अपॉन वी बी। तो इसको पुट कर देते हैं एस बी अपॉन वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर। तो आपकी जो वैल्यू होगी बेस इम्पीडेंस की वो क्या हो जाएगी, वी बी स्क्वायर अपॉन एस बी, जब सिस्टम किस में गिवन हो, वोल्ट एम्पियर और वोल्ट के अंदर। तो सिस्टम आपका ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही किस में गिवन हो, ये किस में गिवन हो, केवीए के अंदर, और ये किसके अंदर गिवन हो, किलो वोल्ट के अंदर। रेटिंग आपको गिवन किस में है, केवीए के अंदर, और ये रेटिंग आपको किसके गिवन अंदर है, किलो वोल्ट के अंदर। तो आपकी जो बेस करंट होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो भी एस बी अपॉन वी बी होगी, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जो आपका बेस इम्पीडेंस है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे, वी बी अपॉन आई बी करेंगे। तो वी बी अपॉन आई बी करेंगे तो वी बी आपका इसमें क्या होगा, और आई बी आपका क्या है, एस बी अपॉन वी बी। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, ये जो रेटिंग है ये किस में है, केवीए के अंदर, और ये किसके अंदर है, किलो वोल्ट के अंदर। तो अपन इसके अंदर वोल्टेज के और के मिलकर क्या बन जाएंगे, एम। के और के मिलकर क्या बन जाएंगे, के क्या होता है, 10⁻³ 3, 10⁻³ मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ 3,
तो ये रेटिंग किसके अंदर है, एम के अंदर, और ये रेटिंग किसके अंदर है, के अंदर। तो दोनों की रेटिंग ऊपर जो रेटिंग है उनमें फ़र्क है। तो वो जो फ़र्क है वो कितने का फ़र्क है, वो 1000 का फ़र्क है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से, क्योंकि ये m में था, m को किस में कन्वर्ट कर लिया, के अंदर। तो m को k में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको अपन सेम फैक्टर पे ले आए, तो VB² अपॉन SB इंटू 1000। तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा, इसकी बेस इम्पीडेंस। ये ध्यान रखना है कि बेस इम्पीडेंस क्या होगा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट बेस इम्पीडेंस। फिर नेक्स्ट जो आपका दे रखा हो, यदि ये MVA में दे रखी हो तो, और ये दे रखी हो किलो वोल्ट के अंदर, वोल्टेज, बेस वोल्टेज किलो वोल्ट में दे रखी है, और एपरेंट पावर दे रखी है MVA के अंदर, उस समय आपकी जो ये क्या होता है, KV² अपॉन MVA। तो यहाँ पर तो आपका क्या रहेगा, VB² अपॉन SB। तो ये डायरेक्ट आपकी क्या होती है, बेस इम्पीडेंस होता है इसके अंदर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, KV² अपॉन MVA, बेस इम्पीडेंस। अब आपकी जो बेस करंट होगी, अब एक फैक्टर किस में है, M के अंदर, और एक फैक्टर किस में है, तो SB अपॉन VB करूँगा, लेकिन ये फैक्टर M में है और ये फैक्टर K में है। तो M को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा K के अंदर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो इससे क्या आ जाएगी, इसकी बेस करंट। तो ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी रेटिंग इसके अंदर भी आ सकती है और रेटिंग इस फॉर्म में भी आपको आ सकती है, और पूछ सकता है पर यूनिट इम्पीडेंस की वैल्यू पूछ सकता है, या पर यूनिट करंट की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। अब एग्जाम इसमें पूछा क्या आपसे, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर की यानी एक्चुअल वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 ओम, एट 100 kVA बेस। तो बेस वैल्यू जो दे रखी है वो SB दे रखी है आपको, किसमें, 100 kVA, और VB जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 10 किलो वोल्ट। अब दोनों KVA और KV के अंदर है, तो जो सेकंड वाला पार्ट था आपका KV और KVA, तो बेस इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, VB² SB इंटू 1000। तो आपका जो ZB होगा वो क्या होगा, VB² अपॉन SB इंटू 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, V की कितनी वैल्यू है, VB किस में था, किलो वोल्ट के अंदर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 अपॉन 100 इंटू 1000। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो आपका जो बेस इम्पीडेंस आ गया वो कितना आ गया, 1000। तो 1000 आपका क्या है, बेस इम्पीडेंस है। तो बेस वैल्यू जो इसकी है रेजिस्टेंस की वो कितनी है, 1000। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.004। तो पर यूनिट जो आपकी वैल्यू है R पर यूनिट वो कितनी आ जाएगी, 0.004। तो इसके अंदर ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 0.004। तो आपको एक, यदि इसको दूसरे बेस पे ट्रांसफ़र करना हो तो उसके अंदर क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, Z पर यूनिट न्यू डेट इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड। तो ये आपका फॉर्मूला भी इसके अंदर याद रखना है पर यूनिट सिस्टम के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, या फिर डायरेक्ट आपसे एक्चुअल वैल्यू दे रखी हो और वहाँ से आपको पर यूनिट वैल्यू पूछ सकता है, या फिर आपको एक पर यूनिट वैल्यू एक बेस पे दे रखी होगी और दूसरे बेस पर वो पूछ सकता है कि उस बेस पर उसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होगी। अब पर यूनिट वैल्यू के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जिसलिए सिस्टम को क्या कर देता है, सिंपल बना देता है, इसलिए कैलकुलेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम एक बेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से भी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है।
अब पर यूनिट सिस्टम की वजह से होता क्या है कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड जो इम्पीडेंस होता है और सेकेंडरी साइड जो इम्पीडेंस होता है, जो पर यूनिट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए अपन एक ट्रांसफार्मर को एक परसेंटेज इम्पीडेंस से अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे सिस्टम की जो डिसकंटिन्यूटी जो आती है ट्रांसफार्मर की वजह से वो अपनी क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट सिस्टम। तो यहाँ से पर यूनिट सिस्टम वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहता है वो होता है, ए पावर प्लांट हैज़ ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 150 मेगावाट, द लोड फैक्टर इज 50% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%, द ऑपरेटिंग रिजर्व इज। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले इसमें देखते हैं ऑपरेटिंग रिजर्व। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रिजर्व लिख लेते हैं कि ऑपरेटिंग रिजर्व जो होता है वो होता है प्लांट कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी से यदि मैक्सिमम डिमांड को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ऑपरेटिंग रिजर्व मिलता है। तो मैक्सिमम डिमांड तो आपको गिवन है, निकालना क्या आपको, प्लांट की कैपेसिटी निकालनी है। यदि प्लांट की कैपेसिटी निकल जाती है तो मैं ऑपरेटिंग रिजर्व को निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको दे रखा है लोड फैक्टर। तो देखते हैं कि जो लोड फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। तो लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड। इसको याद करना है, लोड कब आएगा, एम पर। तो एवरेज अपॉन मैक्सिमम। अब आपकी जो मैक्सिमम डिमांड आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 150 मेगावाट। तो एवरेज डिमांड पी एवरेज मेरे को निकालना है और मैक्सिमम डिमांड मेरे को दे रखी है 150 मेगावाट और लोड फैक्टर मेरे को दे रखा है 50%। तो लोड फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 50%। तो इसको लिख सकता हूँ 50/100। तो ये इससे कैंसिल, ये किससे कैंसिल आउट। तो जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 15 × 5। तो जो आपका एवरेज डिमांड आ रही है वो आ रही है 75 मेगावाट। तो यहाँ से मैंने एवरेज डिमांड निकाल ली विद द हेल्प ऑफ लोड फैक्टर। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो कैपेसिटी फैक्टर है वो कितना है, 40%। जो कैपेसिटी फैक्टर जो होता है सिस्टम का वो होता क्या है, पी एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी। और मेरे को निकालनी क्या है, सिस्टम की कैपेसिटी निकालनी है। तो जो प्लांट कैपेसिटी मैं निकालूंगा सिस्टम की तो वो कैसे निकाल सकता हूँ। तो इसके अंदर यदि मेरे को कैपेसिटी फैक्टर पता है वो कितना है, 40%। तो इसको लिख देता हूँ 40/100 पी एवरेज और प्लांट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर देता हूँ पीसी से। तो यहाँ से पीसी की वैल्यू आ जाएगी मेरी प्लांट कैपेसिटी। तो जो प्लांट कैपेसिटी आ रही है यहाँ से पीसी एवरेज वैल्यू कितनी दे रखी है, 75/40 × 100। तो ये आपकी आ जाएगी प्लांट कैपेसिटी 375/2। तो इसको यदि करते हैं अपन तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 187.5। तो 187.5 मेगावाट क्या आ रही है आपकी प्लांट कैपेसिटी आ रही है। अब आपको निकालना क्या है,
अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग रिजर्व। अब ये देखो प्लांट कैपेसिटी यहाँ से निकाल ली थी अपने, पीसी एवरेज से निकाली थी, ये कितनी थी 75, ये 40 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 5/2 हो रही है। तो यहाँ से ये करते हैं 2.5, तो ये 25 25 2 तो ये आपकी आ गई 117 8 15 7 10 5, तो 187.5 आपकी क्या आ गई प्लांट कैपेसिटी। और आपकी मैक्सिमम डिमांड आपकी कितनी है 150, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी आपकी आ रही है 187.5 और आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है 150 मेगावाट। अब आपका जो ऑपरेटिंग रिजर्व होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 5 7, तो इसका आंसर होगा 37.5 मेगावाट। तो ये गलत, ये ऑप्शन में दल दे रखा है, यहाँ पर होगा 37.5, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी 37.5 मेगावाट। तो इसका जो ऑपरेटिंग रिजर्व है वो कितना है 37.5। तो सबसे पहले अपन को लोड फैक्टर दे रखा था, लोड फैक्टर से अपन ने एवरेज डिमांड निकाल ली। एवरेज डिमांड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिमांड अपन को 150 थी, यहाँ से एवरेज डिमांड कितनी आ गई 75। फिर 75 जब अपनी एवरेज डिमांड आ गई तो कैपेसिटी फैक्टर अपना क्या होता है पी एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो यहाँ से कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से मैंने क्या निकाल ली प्लांट कैपेसिटी। और प्लांट कैपेसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 187.5। तो 187.5 को यदि 150 से मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगी ऑपरेटिंग रिजर्व। तो जो ऑपरेटिंग रिजर्व जो आ रहा है सिस्टम का वो कितना आ रहा है 37.5 मेगावाट। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा इसके अंदर। तो ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग रिजर्व। तो इसके अंदर 2-3 फैक्टर और होते हैं, एक आपका होता है डिमांड फैक्टर। तो डिमांड क्या होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। फिर एक आपका होता है प्लांट यूज फैक्टर। तो प्लांट यूज फैक्टर जो आपका होता है एवरेज एनर्जी यूज टू द प्लांट कैपेसिटी मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ आवर प्लांट इज टू बी यूज्ड। एक होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो देखा जाए तो ये जो लोड फैक्टर होता है और कैपेसिटी फैक्टर होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ये सारे फैक्टर क्या होते हैं लेस देन 1 होते हैं। एक डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये याद रखना है, इन सब की वैल्यू क्या आती है हमेशा लेस देन 1 आती है और डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आती है ग्रेटर देन 1 आती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है महो रिले इज। तो महो रिले इसके अंदर अपन ये देखते हैं तो जो जनरलाइज जो टॉर्क इक्वेशन जो होती है वो होती क्या है k1i² प्लस k2v² प्लस k3vi cos ऑफ थीटा माइनस टाउ प्लस k4। डिस्टेंस रिले के अंदर जो जनरलाइज टॉर्क इक्वेशन होती है वो क्या होती है k1i² k2v² k3vi cos थीटा माइनस टाउ प्लस k4। ये होता है करंट से रिलेटेड, ये वोल्टेज से, ये वी आई एलिमेंट जो कि डायरेक्शनल एलिमेंट होता है और एक आता होता है स्प्रिंग एलिमेंट जिससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं K4 से। तो जो टॉर्क को जो अब हर डिस्टेंस रिले के अंदर, डिस्टेंस रिले को मैं क्लासीफाई करता हूँ 3 के अंदर। एक आपकी होती है इम्पिडेंस रिले, दूसरी जो आपकी होती है रिएक्टेंस रिले, और थर्ड जो रिले होती है वो आपकी होती है महो रिले।
इसके अंदर जो टॉर्क इक्वेशन होती है इम्पीडेंस रिले के अंदर, इसके अंदर जो फर्स्ट 2 एलिमेंट ले लेना, याद करने का टेक्निक है। तो इसके अंदर जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, k1i² माइनस k2v²। इसके अंदर जो टॉर्क इक्वेशन आती है वो फर्स्ट को किसके साथ कंपेयर कर दो, थर्ड के साथ। तो k1i² माइनस k3vi कॉस ऑफ, इसमें टाउ की वैल्यू अपन क्या लेते हैं 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस 90, तो उसको मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, थीटा साइन थीटा। मोहो रिले के अंदर अपन ने फर्स्ट सेकंड का भी कंपैरिजन कर लिया, फर्स्ट और थर्ड का भी। अब कंपैरिजन कर देते हैं थर्ड का सेकंड के साथ। तो इसके अंदर जो टॉर्क इक्वेशन होती है वो क्या होती है, k3 vi कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ माइनस k2 v²। अब यहाँ से पता चल रहा है कि टॉर्क को कम क्या कर रहा है वोल्टेज में, तो वोल्टेज इसको रिस्ट्रेन कर रहा है और करंट ये क्या कर रहा है, इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो रिले होती है वो क्या कहलाती है, वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। इम्पीडेंस रिले इज वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, यहाँ से याद कर सकते हैं। रिएक्टेंस में कौन सा एलिमेंट इसको रिस्ट्रेन कर रहा है, डायरेक्शनल एलिमेंट। तो डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले वो कौन सी रिले होगी आपकी, रिएक्टेंस रिले, जिसको अपन बोलेंगे डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। ये आपकी क्या हो जाएगी, वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले हो जाएगी आपकी। मोहो रिले के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, मोहो रिले क्या होती है, इसको जो रिस्ट्रेनिंग फैक्टर जो है इसका वो क्या है, वोल्टेज एलिमेंट है। तो ये जो रिले होती है वो क्या होती है, वोल्टेज रिस्ट्रेन, वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले। तो ये अब ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो अपन को, तो मोहो रिले इज ए वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले। तो करंट रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है, वोल्टेज रिस्ट्रेन कर रहा है, करंट नहीं कर रहा है, वोल्टेज रिस्ट्रेन कर रहा है। तो ये करंट रिले नहीं है, ये डायरेक्शनल रिले है, डायरेक्शनल रिले करंट रिले नहीं है। तो ये फैक्टर कम कैंसिल आउट हो गया, तो कौन सा फैक्टर बचा, वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले। तो यहाँ से इन तीनों रिले को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इम्पीडेंस रिले इज वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, रिएक्टेंस इज डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, एंड मोहो रिले इज वोल्टेज रिस्ट्रेन। इसको याद करने के लिए 1 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2, तो इससे अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि ये तीनों रिले किस टाइप की होती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कौन सी भी रिले आपसे पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों रिलो के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो इन ए 3 यूनिट इंसुलेटर स्ट्रिंग वोल्टेज अक्रॉस द लोवेस्ट यूनिट इज। अब जो टोटल जो यूनिट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपके पास, 3 यूनिट दे रखी है। तो इन 3 यूनिट का अपना क्या एक सेल्फ कैपेसिटेंस है इन इंसुलेटर्स का, डिस्क इंसुलेटर का। और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है। ये आपकी क्रॉस आर्म हो गई और ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया। अब होगा क्या, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखा है आपको वो दे रखा है 17.5 किलो वोल्ट, और जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको दे रखी है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज across the nearest disk to the conductor।
अब टोटल जो डिस्क दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। नीयरेस्ट डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17.5। स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको दे रखी है 84.28%, जिसको अपन ने परसेंटेज को हटा के मैंने इसको वैल्यू में पुट कर लिया, तो 84.28 डिवाइड बाय 100। अब ये वोल्टेज आपसे पूछा है कि इस पूरे द टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इस वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो ये वोल्टेज कितना आएगा, तो इसको जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 84.28 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 17.5। अब इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं इस वोल्टेज को 100 से। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, तो 84.28 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 17.5। तो ये आपका आंसर आ रहा है 44.25। तो इसका आंसर आ जाएगा 44.25। अब ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो एक तो आपका डिस्क नंबर ऑफ डिस्क बढ़ा देंगे तो उससे भी ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ सकते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के फैक्टर क्या क्या हैं। इम्प्रूव करने के लिए ये जो क्रॉस आर्म है उसकी लेंथ को बढ़ा दो, गार्ड रिंग को यूज़ कर दो, और गार्ड रिंग को कंडक्टर पे यूज़ करते हैं तो जिससे क्या होगा, ये क्या कर देगी, चार्जिंग करंट जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है उसको ये गार्ड रिंग प्रोवाइड कर देगी। तो ये एक्स सीधा क्या होगा, इनके क्रॉस जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जो नियरेस्ट डिस्क जो होती है इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होता है तो इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अपन ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ाकर अपन स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, गार्ड रिंग को यूज़ करके भी अपन स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर है, और इसकी ग्रेडिंग करके भी, इन जो डिस्क है इनकी ग्रेडिंग करके भी अपन इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फैक्टर है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टम की स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आपका आता है, ए लाइन विच कनेक्ट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन टू सब स्टेशन इज कॉल्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन को सब स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन होती क्या है, तो अपन को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता होना चाहिए। तो आपके नज़दीक क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन होता है जिसे अपन डीएस बोलते हैं, एक होता है जनरेटिंग स्टेशन, वो अलग होता है। जनरेटिंग स्टेशन से पावर किसके पास आती है, ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद जो पावर आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के पास, अपने पास पावर आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है कंज्यूमर को, और वो कैसे करता है, तो यहाँ से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पावर देता है किसको, फीडर लाइन को। डिस्ट्रीब्यूटर ने पावर दी फीडर लाइन को, तो ये जो कंडक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, आपके फीडर होते हैं। फीडर पावर किसको देते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ होते हैं, कंज्यूमर टर्मिनल के पास होते हैं। तो ये जो आपके हैं ए बी सी सी डी और डी ए, ये आपके चार क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए जो कि फीडर से पावर ले रहे हैं। तो फीडर आपका हो गया ओ ए ओ डैश सी, दो आपके फीडर वायर हो गए और चार आपके क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर वायर हो गए। ये आपके घर के नज़दीक जो वायर जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक जो छोटा केबल होता है उस केबल से आप घरों में क्या करते हो, पावर को लेते हो। तो वो आपका कौन सा वायर कहलाता है, आपका सर्विस मेन। तो तीनों वायर आपको समझ में आ गए। तो ये क्या पूछा, लाइन विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू द सब स्टेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से जोड़ने वाली लाइन क्या होगी, वो क्या कहलाती है, आपकी फीडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीडर।
अब इसकी जो डिज़ाइन होती है फीडर की वो डिपेंड वो करती है करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ से अपन ने कोई भी टैपिंग नहीं ली है। इसके क्या होती है, टैपिंग होती है, यहाँ से सर्विस मैन कनेक्ट होते हैं घरों के, यहाँ से घरों में क्या हो रही है, सप्लाई जा रही है इस डिस्ट्रीब्यूटर से। तो यहाँ पर टैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके डिज़ाइन कंसिडरेशन के अंदर अपन वोल्टेज ड्रॉप कंसिडरेशन लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, और फीडर की डिज़ाइन के अंदर अपन लेते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो कितनी करंट ये कैपेसिटी इसकी है फीडर की, तो डिज़ाइन कोरस्पॉन्डिंग टू करंट कैरिंग कैपेसिटी, और डिस्ट्रीब्यूटर की डिज़ाइन जो अपन करते हैं वो करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के कोरस्पॉन्डिंग, और फीडर की डिज़ाइन अपन करते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी से। तो ये दो पैरामीटर हैं जिन पर अपन क्या करते हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर की। इसके क्रॉस टेपिंग होती है, तो मेरे को वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, तो वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो, यानी कि सब कंज्यूमर को सेम वोल्टेज पे क्या मिले, पावर मिले। इसलिए जो इसका डिज़ाइन कंसिडरेशन करते हैं कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी फीडर की क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये दोनों इसके क्या होते हैं, डिज़ाइनिंग फैक्टर होते हैं फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है जो कि लाइटनिंग स्ट्रोक से रिलेटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ये वाला क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो आमेर में लाइटनिंग स्ट्रोक हुए थे जिससे काफ़ी लोग मर गए थे, इसके अंदर आमेर के अंदर जो लाइटनिंग स्ट्रोक हुआ था वहाँ पर क्या चीज़, तड़ित चालक नहीं लगे हुए थे, यानी लाइटनिंग को जो अरेस्ट करने वाले इक्विपमेंट जो होते हैं ऊपर वो उन पर नहीं लगे हुए थे, इसलिए क्या हो गया था, वहाँ पर स्ट्रोक हो गया था और काफ़ी लोगों की इसमें जान गई थी। तो ये वाला पार्ट इसमें लाइटनिंग स्ट्रोक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइटनिंग स्ट्रोक होता क्यों है, कैसे होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, आपके जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो जो क्या होता है, ये वाटर पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो इससे क्या होता है, एयर और वाटर पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से उस वाटर पार्टिकल के अंदर क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। यदि वो वाटर पार्टिकल जब अकुमुलेट होकर क्लाउड के फॉर्म में आते हैं तो वो जो क्लाउड कहलाता है वो कौन सा क्लाउड कहता है, चार्ज क्लाउड। या तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्लाउड के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। या तो क्लाउड में नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो स्ट्रोक होता क्या है, आपके इसके नीचे क्या एक अर्थ है, जब चार्ज होगा तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो बीच की जो एयर है अर्थ और ये भी क्या करेगी, अर्थ क्या करेगी, जितना चार्ज यहाँ इसके अपोजिट चार्ज यहाँ अर्थ अपने अपोजिट क्या करेगी, उस चार्ज को डेवलप करेगी। अपोजिट चार्ज उतने ही मैग्नीट्यूड का क्या कर देगी, डेवलप कर लेती है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, चार्ज को बैलेंस कर देती है। तो इससे क्या होगा, जब ये इसकी वोल्टेज इस एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगी तो होगा क्या, इस एयर को क्या कर देगी, आयनाइज कर देगी, और यहाँ से एक स्ट्रीमर निकलेगी, और वो क्या निकलेगी, वो स्ट्रीमर क्या होगी, वो स्ट्रोक कर देगी किस पर, अर्थ पर। वो लीडिंग स्ट्रीमर आगे बढ़ती जाएगी, यदि इसका वोल्टेज उस एयर के स्ट्रेंथ से ज़्यादा है तो वो लीडिंग स्ट्रीमर कहाँ तक चली जाएगी, अर्थ तक चली जाएगी। यदि उसका वोल्टेज कई बार क्या होता है, कम रहता है तो स्ट्रीमर बीच में रुक जाती है, तो चांसेस क्या, लीडिंग स्ट्रीमर बीच में भी निकल सकती है, या फिर लीडिंग स्ट्रीमर अर्थ तक जा सकती है, या फिर लीडिंग स्ट्रीमर यहाँ से गई और यहाँ से एक रिटर्न स्ट्रीमर निकल गई अर्थ से। तो तीन तरह के स्ट्रोक इसके अंदर हो सकते हैं लाइटनिंग के। कैसे स्ट्रोक हो सकते हैं, तो ये होता है इसके अंदर लाइटनिंग स्ट्रोक। कैसे आपकी बिजली थंडर स्टॉर्म आते हैं, कैसे ये चमकती है लाइटें। अब आपका जो लाइटनिंग हो जाए, ओवर वोल्टेज जो क्रिएट होती है लाइटनिंग, वो होती कैसे है, तो सबसे पहले क्या होती है, आपकी क्या होती है, एक लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन पर क्या हो जाता है, डायरेक्ट जो स्ट्रोक होगा और एक होता है इनडायरेक्ट स्ट्रोक। लाइटनिंग स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट स्ट्रोक। इनडायरेक्ट स्ट्रोक और डायरेक्ट स्ट्रोक में अंतर क्या क्या है, सबसे पहले मान लो आपको मैं इनडायरेक्ट स्ट्रोक की बात करता हूँ। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है और इसने क्या कर दिया, उस लाइन के अंदर बैलेंसिंग एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। जब बैलेंसिंग नेगेटिव चार्ज उसने क्रिएट कर दिया, अब ये क्लाउड क्या हो गया, यहाँ से हट गया। जैसे ही क्लाउड हटा तो यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टम पर एक क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज था वो अकुमुलेट हो गया था।
वो जब अकुमुलेट हो गया तो वो जो अब यहाँ से ट्रेवलिंग वेव कहाँ जाएगी, सिस्टम के पास जाएगी, और वो ट्रेवलिंग वेव क्या होगी, ओवर वोल्टेज इस सिस्टम में क्रिएट हो गई है, और वो सिस्टम में जब जाएगी और उस ट्रेवलिंग वेव को मेरे को क्या करना है, डाइवर्ट करना है, यानी उस सर्ज को मेरे को करना है डाइवर्ट। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सिस्टम से पहले यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, एक एलए इक्विपमेंट जिसे अपन बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, इस सर्जेस को ग्राउंड कर देता है, वो सिस्टम के अंदर आने नहीं देता है। अब ये किसकी वजह से डेवलप हुई थी, इनडायरेक्ट स्ट्रोक की वजह से। लाइटनिंग अरेस्टर कब काम आता है, जब सिस्टम में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्ट्रोक होता है। इनडायरेक्ट स्ट्रोक का मतलब क्लाउड का, और क्लाउड पहले था सिस्टम पर और उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और फिर क्लाउड सिस्टम से हट गया। अब यहाँ पर ये चार्ज रह गया और क्लाउड तो है नहीं, सिर्फ ये चार्ज रह गया। अब ये ट्रेलिंग वेव की तरह सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा, जिससे सिस्टम में और वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। वो सिस्टम में ना चला जाए इससे पहले अपन क्या कर देते हैं, उस सर्जेस को अरेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ डाइवर्ट कर लेते हैं, तो इसको सर्ज डाइवर्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दी, उस सर्ज को क्या कर दी, डाइवर्ट कर दी। तो इनडायरेक्ट स्ट्रोक तो ऐसे होता है। डायरेक्ट स्ट्रोक में होता क्या क्या है, तो डायरेक्ट स्ट्रोक के अंदर होगा क्या, मान लो आपके दो क्लाउड हैं और एक तीसरा क्लाउड भी है, यहाँ पर 3 क्लाउड है। पहले क्या कर रखा है, 3 पी क्यू आर 3 क्लाउड है, इसको इसने दोनों क्लाउड के चार्ज को मेंटेन करके रख रखा है। अब होगा क्या, ये क्लाउड इससे बैलेंस था, इसने इसको बैलेंस कर रखा था, तीसरा क्लाउड आया और इसने डिस्चार्ज करके इन दोनों के चार्ज को नलिफाई कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब ये चार्ज बचा है, अब ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। तो ये जो स्ट्रोक होगा ये इसे अपन बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्रोक, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो एक तो का होता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, जिसके अंदर ऊपर क्लाउड होता है, वो क्लाउड उस पर चार्ज क्रिएट कर देता है, चार्ज क्रिएट करने से, और वो सिस्टम, यदि वो क्लाउड चला जाता है तो वो चार्ज वहाँ पर रह जाता है, तो वो ट्रेवलिंग वेव के फॉर्म में सिस्टम के अंदर फ्लो करने की कोशिश करता है, उसको अपन डाइवर्ट करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर करते हैं। एक क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर से स्ट्रोक हो रहा है, तो डायरेक्ट स्ट्रोक हो रहा है, तो डायरेक्ट स्ट्रोक हो ना, तो अपन क्या कर देते हैं, ट्रांसमिशन जो लाइन है यहाँ पर, उस लाइन्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक ग्राउंड वायर लगा देते हैं। कौन सा वायर, ग्राउंड वायर। अब ये जो ग्राउंड वायर है, ये ग्राउंड वायर इसको डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रोक नहीं होने देगा, स्ट्रोक कहाँ हो जाए, ग्राउंड वायर, और ग्राउंड वायर टावर के थ्रू उस वेव को डाइवर्ट कर देगा ग्राउंड की तरफ। तो हमेशा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सबसे ऊपर जो वायर होता है वो कौन सा होता है, ग्राउंड वायर होता है। ग्राउंड वायर क्या करता है, उस ट्रांसमिशन लाइन को डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने का काम करता है, और लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा इनडायरेक्ट स्ट्रोक से बचाने का काम करता है। जो इनडायरेक्ट जो चार्ज क्रिएट हुआ और क्लाउड सिस्टम से हट गया और वो चार्ज अकोमुलेट हो गया, वो ट्रेवलिंग वेव के थ्रू इस ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करेगा। अब जब वो ओवर वोल्टेज सिस्टम में ना चले जाए उससे पहले उस सर्ज को कर देते हैं डाइवर्ट, और डाइवर्ट किसके हेल्प से कर देते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर के या सर्ज डाइवर्टर के हेल्प से। तो ये तो फिनोमिना है किसका, लाइटनिंग वाला। अब इसमें पूछा क्या क्या है, इन ए पावर सिस्टम लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज टू। तो लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ क्यों किया जाता है, ये तो अपन ने देख लिया था, इनडायरेक्ट स्ट्रोक के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो जहाँ इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक है उसको करेक्ट कर देना, तो ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। डायरेक्ट स्ट्रोक लाइटनिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं क्या, ग्राउंड वायर या अर्थ स्क्रीन, ग्राउंड वायर और अर्थ स्क्रीन। अर्थ स्क्रीन का यूज़ करते हैं जैसे पावर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन, इसके ऊपर अपन अर्थिंग स्क्रीन, या किसी टावर को प्रोटेक्ट करना है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉपर कंडक्टर ऊपर अप्लाई कर देते हैं, और वो क्या कर देती है, उस लाइटनिंग को उस कॉपर कंडक्टर के थ्रू कंडक्ट करा के ग्राउंड पर ले आता है। तो ये इनडायरेक्ट स्ट्रोक को से बचाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एलए का यूज़ करते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन हो गए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अपन ने क्वेश्चन से थ्योरी को अपन ने इसमें एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज डिस्कस किए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट को देखते हुए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी अपन पावर सिस्टम के और क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और सब्जेक्ट के भी अपन BCTQ डिस्कस करेंगे, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।